नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हर एक तारीख का अपना एक इतिहास होता है। हर दिन कोई ना कोई घटना हुई होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम हर रोज आपके लिए हर एक तारीख के बारे में बताते हैं और हर दिन के बारे में जानने से हमारी और आपकी जानकारी बढ़ती है। हर दिन की तरह आज भी हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे। आज 8 फरवरी है और आज की तारीख का भी एक महत्वपूर्ण इतिहास है। आज ही के दिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। इनसे जुड़ी कुछ बातें हम बताते हैं आपको। 8 फरवरी 1897 यानी आज ही के दिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। इनका जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश के धनाढ़ पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे। जाकिर हुसैन केवल 23 वर्ष की अवस्था में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने। वे अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर जामिया के उप कुलपति के पद पर भी आसीन हुए। उन्नीस 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योगदान दिया तथा उसके कुलपति बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुसलमान थे। रपू प्रदेश के युवाओं से सरकारी संस्थानों का बहिष्कार की गांधी की अपील का हुसैन ने पालन किया। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदद की और 1926 से 1948 तक इसके कुलपति रहे। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर वह प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए हुई थी। 1948 में हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 4 वर्ष के बाद उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश किया। 1956 से 1958 में वह संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन की कार्यकारी समिति में रहे। 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 1962 में वह भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1967 में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और मृत्यु तक पदासीन रहे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी अनुशासन प्रियता प्रसंग से समझा जा सकता है। यह प्रसंग उस समय का है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहें, जिनमें साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश से चमकते हुए जूते सर्वोपरि था। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लिखित आदेश भी निकाला, किंतु छात्रों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी मनमर्जी से ही चलते थे, जिसके कारण जामिया विश्वविद्यालय का अनुशासन बिगड़ने लगा। यह देखकर डॉक्टर हुसैन ने छात्रों को अलग तरीके से सुधारने का विचार किया। एक दिन वे विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ब्रश और पॉलिश लेकर बैठ गए और आने जाने वाले छात्र के जूते ब्रश करने लगे। यह देखकर सभी छात्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए डॉक्टर हुसैन से क्षमा मांगी और अगले दिन से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़ों में और जूतों पर पॉलिश करके आने लगे। इस तरह विश्वविद्यालय में पुनः अनुशासन कायम हो गया। इन्हें भारत रत्न गौरव पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति बनने पर अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था कि समूचा भारत मेरा घर है और इसके सभी बाशिंदे मेरा परिवार है। 3 मई
1969 को उनका निधन हो गया। वह देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में निधन हुआ। अभी हमने आपको बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अब हम जानेंगे गजलों की दुनिया के बादशाह जगजीत सिंह के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन यानी 8 फरवरी 1941 को इस दुनिया में कदम रखा। फरवरी 1941 यानी आज ही के दिन गजलों की दुनिया के बादशाह और अपनी सहराना आवाज से लाखों करोड़ों सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाले प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म हुआ। शायरों की महफिलों में वाह वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह जगजीत सिंह है। उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई जबानों में गाने वाले जगजीत सिंह को साल 2003 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म भूषण से नवाजा गया। बता दें कि जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत सिंह का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां बच्चन कौर पंजाब के ही समरल्ला के उद्दाटन गांव की रहने वाली थी। जगजीत का बचपन का नाम जीत था। करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब बहुत ही जल्द दशकों में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। जगजीत को बचपन में अपने पिता से संगीत विरासत में मिला। गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकी सीखी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने का धुन सवार था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह को काफी उत्साहित किया। उनके ही कहने पर वे 1965 में मुंबई आ गए। जगजीत सिंह पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करते थे और विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाकर या शादी समारोह वगैरह में गाकर रोजी रोटी का जुगाड़ करते रहे। यहाँ से संघर्ष का दौर शुरू हुआ। इसके बाद फिल्मों में हिट संगीत देने के सारे प्रयास बुरी तरह नाकामयाब रहे। कुछ सालों पहले डिंपल कपाड़िया और विनोद खन्ना अभिनीत फिल्म लीला का संगीत औसत दर्जे पर रहा। 1994 में खुदाई, 1989 में बिल्लू बादशाह, 1989 में कानून की आवाज, 1987 में राही, 1986 में ज्वाला, 1986 में लौंग दा लश्कारा, 1984 में रावण और 1982 में सितम के ना गीत चले और ना ही फिल्में। 1967 में जगजीत की मुलाकात चित्रा जी से हुई। 2 साल बाद दोनों ने 1969 में शादी कर ली। 1981 में रमन कुमार निर्देशित प्रेम गीत और 1982 में महेश भट्ट निर्देशित अर्थ को भला कौन भूल सकता है। अर्थ में जगजीत सिंह ने ही संगीत दिया था। फिल्म का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ा गया था। ये सारी फिल्में उन दिनों औसत से कम दर्जे की फिल्में बनी गईं। जाहिर है कि जगजीत सिंह ने बतौर कमजोर बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन वे अच्छी फिल्में गाने रचने में असफल ही रहे। तो ये थे जगजीत सिंह, जिनके बारे में अभी हमने जाना। अब आगे हम आपको बताएंगे महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन 8 फरवरी 1995 को इस दुनिया को अलविदा कहा। 8 फरवरी 1995 यानी आज ही के दिन देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का निधन हुआ। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से नाता जोड़ लिया था।
1933 ईस्वी में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से ही वह जेल से बाहर आ पाईं। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि कल्पना दत्त का जन्म चटगांव के श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। चटगांव में आरंभिक शिक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आईं। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़कर वह प्रभावित हुई और शीघ्र ही स्वयं भी कुछ करने के लिए आतुर हो उठी। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली गईं और क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से संपर्क कर लिया। वह वेश बदलकर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी। इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। कल्पना और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनने वाली अदालत के भवन को और जेल की दीवार उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। पुरुष वेश में घूमती कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई, पर अभियोग सिद्ध न होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। उनके घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन कल्पना पुलिस को चकमा देकर घर से निकलकर क्रांतिकारी सूर्यसेन से जा मिली। सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और मई 1933 ईस्वी में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच सशस्त्र मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो गईं। मुकदमा चला और फरवरी 1934 ईस्वी में सूर्यसेन तथा तारकेश्वर दस्तीकार को फांसी की और 21 वर्ष की कल्पना को आजीवन कारावास की सजा हो गई। 1937 ईस्वी में जब पहली बार प्रदेशों में भारतीय मंत्रिमंडल बने, तब गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के विशेष प्रयत्नों से कल्पना जेल से बाहर आ सकी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गईं और 1943 ईस्वी में उनका कम्युनिस्ट नेता पूरन चंद जोशी से विवाह हो गया और वह कल्पना जोशी बन गईं। बाद में कल्पना बंगाल से दिल्ली आ गईं और इंडो सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी में काम करने लगी। सितंबर 1979 ईस्वी में कल्पना जोशी को पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी हमने आपको बताया कल्पना दत्त के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।